बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है व्हाई डज डस्ट फ्लाई ऑफ व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक कारपेट है, ठीक है, ये एक कारपेट है, आपने इस कारपेट को हैंग किया है। क्या किया है? हैंग, किसी चीज के साथ लटकाया है, और फिर आप इस कारपेट को किसी स्टिक के साथ बीट करते हो, मारते हो। ठीक है, आपके पास इस तरह एक कारपेट है, आपने इस कारपेट को कहीं पर हैंग किया है, लटकाया है, और फिर आप इस कारपेट को बीट करते हो इस तरीके से। इससे डस्ट पार्टिकल क्यों सेपरेट होते हैं? तो ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? इनर्शिया। आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाना है कि जब हम इस कारपेट को बीट करते हैं, इस कारपेट के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब आप कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट इस तरह आगे चला जाता है। देखिए, वो तो मोशन में होता है, लेकिन इस कारपेट के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं? रेस्ट में। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो जब कारपेट आगे चला जाता है, मोशन में होता है, और डस्ट पार्टिकल वहीं पर होकर रह जाते हैं इनर्शिया की वजह से, तो इस तरीके से यहां से जो पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि when a dust particle is beaten, no sorry, when a carpet is beaten with a stick, then the dust particle on the carpet remain at rest due to inertia. Remain at rest due to inertia, and the carpet is set into motion. That's how the dust particles are removed from the carpet when we beat this carpet with a stick. ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे, इफ योर हैंड्स आर वेट एंड नो टॉवल इज हैंडी, यू कैन रिमूव सम ऑफ द एक्सेस वाटर बाय शेकिंग देम। व्हाई डज दिस वर्क? सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि अगर ये आपका हाथ है, आपके हाथ के ऊपर पानी है, आपने हाथ लेट सपोज धोए हैं, तो आपके हाथ के ऊपर बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स हैं। आप इन पार्टिकल्स को अपने हाथों से इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों को क्या करें, इस तरह शेक करें, इस तरह जर्क करें, हिलाएं अपने हाथों को, तो ये पार्टिकल्स आपके हाथों से क्यों रिमूव होते हैं? तो आपने भी इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे हमने पहले को एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पे कहोगे कि जब मैं अपने हाथों को हिलाता हूं तो मेरे हाथ किस चीज में आ जाते हैं? मेरे हाथ लेट सपोज मोशन में आ जाते हैं, और मेरे हाथों के ऊपर ये जो पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये किस में होते हैं? ये रेस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? रेस्ट में। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि वी कैन रिमूव some water from our hands by shaking our hands. When we shake our hands, then our hands is set into motion, and the water droplets are still remain at rest due to inertia. तो वहीं पर होकर रह जाते हैं। Why a balloon filled with air move forward when its air is released? हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है, देखिए ये एक गुब्बारा है, जब हम इस गुब्बारे से हवा को छोड़ते हैं तो ये गुब्बारा जो है ये ऊपर क्यों चला जाता है? ये गुब्बारा आगे क्यों चला जाता है, ऊपर क्यों चला जाता है? तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि जब इस गुब्बारे को मैं छोड़ता नहीं हूं, मतलब ये इसका जो मुंह है वो बंद होता है और मेरे हाथ में होता है, तब ये जो एयर और ये जो गुब्बारा है, दोनों की मोमेंटम किस चीज के बराबर होती है? जीरो। दोनों किसी भी तरह की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं।
जब मैं इस गुब्बारे को छोड़ता हूं तो इस गुब्बारे से जो हवा निकलती है, इस गुब्बारे से जो हवा निकलती है वो हमारी एयर के ऊपर क्या करती है, एक्शन करती है, और हमारी एयर इसके ऊपर क्या करती है, रिएक्शन करती है। ये एक्शन करती है डाउनवर्ड, जबकि हमारी एयर इसके ऊपर एक्शन करती है किधर, अपवर्ड करती है, रिएक्शन। ठीक है, इसको एक तो आप इसमें न्यूटन थर्ड लॉ के जरिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि द एयर which come out from the balloon exert an action force on the external air in downward direction, and the air exert the same and equal reaction force on the balloon in forward direction and upward direction. और दूसरा आप इसको मोमेंटम के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली इन दोनों का मोमेंटम जीरो के बराबर होता है, लेकिन जब हम एयर गुब्बारे को छोड़ते हैं एयर में, तो इनको हम अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम ले ले तो जितना मोमेंटम बलून का होगा उतना मोमेंटम नीचे वाले एयर का भी आना चाहिए, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसके तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ के हवाले से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद है 4 नंबर पे क्वेश्चन, why does a hose pipe tend to move backward when the fireman direct a powerful stream of water towards the fire? आपको कह रहे हैं कि जब एक आग बुझाने वाला पाइप जो है अपने हाथ में पकड़ता है और उससे पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर को छोड़ता है इस पाइप के जरिए, तो ये पाइप क्या करता है, टेंड टू मूव बैकवर्ड व्हेन द फायरमैन, हमें कहता है कि ये जो पाइप में जब ये आग बुझाने वाला पानी छोड़ता है तो ये जो पाइप है ये नीचे की तरफ क्या करता है, नीचे की तरफ मोशन करता है। ये क्यों करता है, वो इस तरह झटके करता है। आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जब जो आग बुझाने वाला है वो पाइप के अंदर बहुत हाई प्रेशर वाला पानी छोड़ता है, वो पानी पाइप के ऊपर एक्शन करती है और पाइप उसके ऊपर क्या करता है, रिएक्शन करता है। पानी पाइप को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जबकि पाइप पानी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो ओबे होती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली दोनों की मोमेंटम जीरो थी, बाद में भी दोनों की मोमेंटम जीरो आनी चाहिए, इसी वजह से एक पीछे जाता है और एक किधर जाता है, आगे जाता है, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। इसके बाद है पॉइंट नंबर पे, your car is stuck in a wet mud. Some students on their way to class see your predicament and help out by sitting on the trunk of your car to increase its traction. Why? That ये traction नहीं है, ये friction है। इधर traction लिखा है, आप लोग इसको friction कर ले। Why does this help? आप तो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी इस तरह कीचड़ में फंस गई है और कुछ स्टूडेंट रास्ते से जा रहे थे जिन्होंने आपको तकलीफ में देखा, क्योंकि आप टीचर थे, तो वो आ गए आपको तकलीफ से बचाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो आपके मोटर कार की पीछे वाली डिग्गी के ऊपर क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और कुछ स्टूडेंट रास्ते से गुजर रहे थे जिन्होंने आपको तकलीफ में देखा, तो वो आपके पीछे वाले डिग्गी के ऊपर क्या हो गए, बैठ गए। याद रखें, जब स्टूडेंट पीछे वाले डिग्गी के ऊपर बैठ जाते हैं तो यहाँ पे मास इंक्रीज होता है। मास अगर इंक्रीज होता है तो गाड़ी के जो पीछे वाले पहिए हैं ये इस कीचड़ में धंस जाते हैं। क्या होते हैं, धंस जाते हैं। अगर बच्चों को मैं हटा देता हूं तो यहाँ पे जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो वो यहाँ पे स्लिप होगा, क्या होगा, स्लिप। लेकिन जब इसके ऊपर बच्चे जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है, तो पानी के ये जो पहिए हैं गाड़ी के, ये उस कीचड़ के अंदर धंस जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। फिर जब हम इस गाड़ी को थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर दे देते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है मास की वजह से। ठीक है, जब फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो गाड़ी जो है उसके निकलने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं कि वो अभी कीचड़ से आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, इसका एक सिंपल लॉजिक ये है
कि जब स्टूडेंट्स पीछे वाले डिग्गी के ऊपर बैठ जाते हैं, इनिशियली तो वहां पे वजन कम था, इसी वजह से वो टायर जो है वहां पे स्लिप हो रहा था, फ्रिक्शन कम था। लेकिन वो अगर वहां पे बैठ गए तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और फिर गाड़ी के निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प यू वॉक, इज इट काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन? हमें कह रहे हैं कि हम फ्रिक्शन जो है वो हमें वॉक करने में या वो हमें चलने में कैसे मदद करती है। ठीक है, फ्रिक्शन हमें किस तरह मदद करती है? एक तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी होता है कि हम जब चलते हैं तो हम अर्थ के ऊपर एक्शन करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन और अर्थ हमारे ऊपर रिएक्शन करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो हमारे पांव यहाँ पे क्या हो जाते, स्लिप हो जाते, और अगर स्लिप होते तो हम इस जमीन के ऊपर चल नहीं सकते थे। फ्रिक्शन हमें क्या करता है कि हमें आसानी से जमीन के ऊपर चलने में क्या करता है, हेल्प करता है विदाउट बीइंग स्लिपिंग। स्लिपिंग जो है मतलब फिसलने से हमें बचाती है। अच्छा, अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक। याद रखें, जब आपका पांव जमीन के साथ रिस्ट पर होता है तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, लेकिन जब ये मोशन करता है, मोशन के दौरान जब हम इसको इस तरह मूव करते हैं तो फिर इसमें कौन सी फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। The parking brake on a car causes the rear wheel to lock up. What would be like the consequences of applying the parking brake in a car that is in rapid motion? आपको कह रहे हैं कि आपको जब आप एक गाड़ी की पार्किंग ब्रेक जो है उसको पकड़ लेते हैं तो वो तो वहां पे लॉकअप हो जाता है, वहां पे रुक जाता है। अब इसके क्या नतीजे होंगे कि अगर आप एक तेज चलती हुई गाड़ी के पार्किंग ब्रेक को पकड़ लेते हो तो फिर क्या होगा? आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और बहुत ज्यादा तेज फास्ट स्पीड के साथ वो रोड के ऊपर जा रही है और आप उसको पार्किंग ब्रेक जो है अचानक पकड़ लेते हैं तो उसके तो पीछे जो पहिए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। अगर पीछे के पहिए लॉक हो गए तो कार जो है वो इस तरीके से वो टर्न करेगी, वो अपने रास्ते से स्कैड अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कैड अप हो जाएगी। वो रोड से उसकी जो पीछे वाले पहिए हैं वो इस तरह घूम जाएंगे और वो रोड से निकल जाएंगे। ठीक है, जब हम पार्किंग ब्रेक को पकड़ लेते हैं एक तेज चलने वाली गाड़ी की तो उसके तो पीछे दोनों पहिए क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और इसकी वजह से इनर्शिया की वजह से वो तो अपनी मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, इसकी वजह से उसके पीछे वाले पहिए अगर लॉक हो गए तो गाड़ी जो है वो इस तरह क्या करेगा, रोटेट करेगी। Why is the surface of conveyor belt made rough? ये बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं कितनी दफा आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा आया है। Why is the surface of conveyor belt made rough? क्यों रफ होता है? देखिए, कन्वेयर बेल्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह की एक पटली लगी होती है, जो लोग जो है वो वहां से आते हैं उनका बैग जो है वो इन बेल्ट्स के ऊपर रखा जाता है। अब अगर ये बेल्ट्स जो है वो थोड़े रफ टाइप होंगे तो फिर आसानी से आपका जो लगेज है, आपका जो बैग है, उनको इजीली आगे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब अगर आपका ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये अगर फ्रिक्शन इसमें ना हो ज्यादा तो वो वहां पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, स्लिप करेगा, आपका बैग जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा या आपका जो भी सामान है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हम आप इसका सिंपल आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि द सर्फेस ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन इसमें इंक्रीज हो जाए और आसानी से हमारी जो चीजें हमने इनसे काम लेना है वो आसानी से यहाँ पे हो जाए। Why does a boatman tie his boat to the pillar before allowing the passenger to step on the river bank? हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बोट है, लेट्स कंसिडर दिस इज अ बोट, ये एक किश्ती है, हमें कह रहे हैं कि जब इनसे वो पैसेंजर वो मुसाफिर उतरते हैं किनारे के ऊपर, इससे पहले ये इस किश्ती को किनारे के साथ बांध लेते हैं। क्यों? याद रखें, अगर हम इस किश्ती से उतरते हैं और इसको किनारे के साथ बांधते नहीं हैं, जब हम उतरेंगे आप लोगों ने देखा होगा हम इस कश्ती के ऊपर जोर लगाते हैं पीछे की तरफ, उसको पुश करते हैं, उसको हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, वो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, इस तरह हम इनसे उतर जाते हैं। अगर हम इनको पहले से यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते, उसको अटैच नहीं करते, उसको बांधते नहीं है, तो हम तो पीछे की तरफ इसको पुश करेंगे और फिर ये पानी में दूर चला जाएगा और इस तरह फिर हम दोबारा इस कश्ती तक फिर एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से हम इसको बांध लेते हैं ताकि ये जो है पीछे की तरफ अगर पुश करी भी तो वहां पे ज्यादा ये दूर नहीं चले जाए, वहां पे वो उनको अटैच के उनको बांध के रखेगा और ये समंदर जो है उसमें आगे नहीं जाएगी या दरिया में किसी भी चीज में।
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सप्लेन। हमें कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, एक सर्कल में घूम रही है, आप मुझे बताइए कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट होगी। तो आपने इनको समझाना है कि इनकी वेलोसिटी जो है उनका तो डायरेक्शन बार बार क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट होगी लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या होगा, चेंज होगा। और वेलोसिटी के बार बार डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म but the magnitude the direction of velocity will be changes consistently. That's why velocity will not be constant and acceleration will be constant. You tie a brick to the end of a rope and roll the brick around you in a horizontal circle. Describe the path of the brick after you suddenly let go on the rope. आप तो कह रहे हैं कि आप इस तरह एक रस्सी में आपने एक ईंट को बांधा था और आप इसको क्या कर रहे थे, इस तरीके से रोटेट कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये ब्रेक जो है, ये जो ईंट है, अगर इसको हम छोड़ दें या यहाँ पे ये रस्सी टूट जाए तो ये जो ईंट है इसका पाथ कौन सा होगा। याद रखें ये सर्कल से बिल्कुल टेंजेंशियली क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। टेंजेंशियल कौन सा पाथ होता है, वो लाइन जो एक सर्कल को सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करे उसको टेंजेंशियल कहते हैं, और ये सर्कल के सेंटर के साथ अगर रेडियस आप ले ले उसको ये परपेंडिकुलर होता है, 90 एंगल बनाता है। What is the pursuit speed for a turn lower than the speed limit on most highways? हमें कह रहे हैं कि बहुत सारी हाईवेज हैं उसके ऊपर लिखा होता है स्पीड, लेकिन वो स्पीड जो है वो कम लिखा होता है। हमें लिखा होता है कि आगे खतरनाक मोड़ है, आप 80 किलोमीटर पर आवर के साथ चलिए। ऐसा क्यों होता है, आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये इसी वजह से लिखा होता है कि अगर हम इस स्पीड के साथ इस मोड़ को क्रॉस करेंगे तो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा और हमारी गाड़ी जो है वो हादसे से बचेगी और इस मोड़ से नहीं निकलेगी। अगर हम इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है वो काफी नहीं होगी और हमारी गाड़ी जो है वो उनका मोड़ से निकलना जो है उसके चांसेस है कि वो मोड़ से निकल जाए अगर हम इस स्पीड को फॉलो ना करें। ठीक है।